जी हाँ दोस्तों, ईरान ने उठा लिया आखिरकार वो कदम जिससे सख्ते में आ गई पूरी दुनिया। ईरान ने दागे क्लस्टर बम, क्या उड़ा दिया माइक्रोसॉफ्ट का इजराइल में बना हुआ दफ्तर। थर्रा गया पूरा का पूरा इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू छुप गए। बहुत स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिरकार इजराइल के खिलाफ में ईरान ने वो कदम उठा लिया जिसको लेकर के दुनिया सख्ते में आ गई है। आखिर क्यों क्लस्टर बम का इस्तेमाल ईरान ने करना शुरू कर दिया? क्या वाकई इजराइल में बनी हुई माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर को ईरान ने तहस नहस कर दिया है? आखिर जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों और फतेहवान मिसाइल के जरिए अटैक अभी तक ईरान इजराइल पर कर रहा था, आखिर उसे क्लस्टर बम दागने की जरूरत क्यों महसूस आ गई? क्या अब जबकि नॉर्थ कोरिया भी ईरान के सपोर्ट में आ गया है, तो ऐसी स्थिति में इजराइल इस पूरे युद्ध को रोक देगा? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, 20 जून को जिस तरीके से शुक्रवार को ईरान ने इजराइल पर खतरनाक तरीके से मिसाइलें दागी, जिसमें पहली बार क्लस्टर बम का यानी कि क्लस्टर मुनिशस से लैस एक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह हमला इजराइल के घनी आबादी वाले गुश दान क्षेत्र में किया गया, जिसने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी। दुनिया सख्ते में आ गई, थर्रा गया पूरा का पूरा इजराइल और सख्ते में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। शुक्रवार को बैलिस्टिक मिसाइल से जिस अंदाज में इजराइल पर ईरान ने हमला किया, जिस तरीके से अभी तक हमला कर रहा था, उसका बड़ा वर्जन अब ईरान इजराइल पर प्रयोग कर रहा है। बहुत घातक है ये। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर के बिल्कुल पास में गिरी है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो दफ्तर इजराइल में बना हुआ है, दरअसल उस पर यह मिसाइल गिरी है, जिसकी पुष्टि फिलहाल अभी इजराइल कर नहीं रहा है। मगर जिस तरीके से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने के बाद में अब पहली बार क्लस्टर बमों का प्रयोग किया, और अगर रिपोर्ट्स को सही माने तो माइक्रोसॉफ्ट के उस ऑफिस पर गिरा जो कि इजराइल में है, उससे परखच्चे उड़ते हुए दिखाई दे, कारें हवा में उड़ने लगी, आसपास के घर ध्वस्त होने लगे, ढेरों लोग घायल हो गए। ये लगातार दूसरा दिन है जब बेशरबा शहर पर मिसाइल हमला हुआ। इससे पहले जिस तरीके से ईरान ने बेशरबा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी, जिसमें बेशुमार लोग घायल हुए थे, इजराइल की सेना IDF ने भी इसकी पुष्टि की। इस मिसाइल ने हवा में फटकर करीब 20 छोटे छोटे विस्फोटक बम जो कि बिखेरे हैं। यही है क्लस्टर बम, जो कि 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। दोस्तों, अब सोचिए कि जिस अंदाज में बम गिरने के बाद, फटने के बाद में 8 किलोमीटर के दायरे में वो फैल रहा है, तबाही कितनी मची होगी। और इसलिए हालांकि इजराइल ये कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस नहीं गिरा, नहीं ध्वस्त हुआ, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों, जिस क्लस्टर बम का अब ईरान इस्तेमाल कर रहा है, बेहद खतरनाक और घातक है। क्लस्टर बम दागने का मतलब है ईरान बहुत ही आक्रामक अंदाज में इजराइल को खत्म करना चाहता है। दरअसल क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटकर दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे विस्फोटक बम बिखेर देता है। ये छोटे छोटे बम एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, घनी आबादी या सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें वाइड एरिया डिस्पर्सल वेपन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाता है। उधर इस बीच में कुछ ऐसा हो रहा है जो संकेत देता है कि ईरान के पक्ष में रूस और चीन जिस तरीके से उतरे हैं, चीन के कई सीक्रेट विमान लगातार युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान पहुंच रहे हैं। खबरें ऐसी हैं, कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि चीन ने असलहों से भरे हुए विमान शिप को ईरान ने पहुंचाना शुरू कर दिया है। बीते एक हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय रडार पर जो कुछ दिखाई दे रहा है, उसने दुनिया भर के रक्षा विश्लेषकों और कूटनीतिक गलियारों की चिंता को बढ़ा दी। चीन से उड़ान भरने वाले कई बोइंग 747 विमान एक के बाद एक ईरान की ओर जाते हुए देखे गए। यानी कि ईरान लगातार पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि खुलकर ईरान के लिए हथियार सप्लाई कर रहा है। यह सब ऐसे समय पर हो रहा है जब ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमलों का सामना कर रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन ईरान की मदद के लिए आगे आ गया है? वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान और इजराइल के बीच में मध्यस्थता कराने की पेशकश की, मगर पुतिन ने भी जिस तरीके से इजराइल पर प्रहार किया, जिस तरीके से निशाने पर लिया, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी, जाहिर तौर पर जल्द ही रूस भी खुल करके इस युद्ध में उतरने के संकेत दे रहा है। साथ ही रूस ने कहा कि ईरान ने अभी तक उससे सैन्य मदद नहीं मांगी है। अब सोचिए,
रूस ये कह रहा है कि अभी तक ईरान ने सैन्य मदद हमसे मांगी नहीं है, मगर अगर ईरान हमसे सैन्य मदद मांगता है तो हम बाहें फैला करके ईरान का स्वागत करेंगे, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। दोस्तों, ट्रंप ने फिलहाल पुतिन की मध्यस्थता की पेशकश को ठुकरा दिया। इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आपस में बात की। ये सभी समीकरण इस बात की चिंता को बढ़ा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दोस्तों, फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक 14 जून से अब तक कम से कम 5 बोइंग 747 विमानों ने चीन से ईरान की ओर उड़ान भरी। इन विमानों ने चीन के उत्तरी हिस्से से पश्चिम की ओर उड़ान भरते हुए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान पर पार किया। जैसे ही ईरान की सीमा के पास में पहुंचे वो रडार से गायब हो गए। यानी कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है चीन और ईरान के बीच में मिलकर के, जिसमें दुनिया के दूसरे रडार इसे देख न सकें। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों का अंतिम गंतव्य लक्समबर्ग दर्शाया गया, लेकिन कोई भी विमान यूरोपीय हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हुआ। इससे इन उड़ानों की मंशा और अधिक ज्यादा संदिग्ध हो गई है। आपको बताएं कि एक हेरिटेज फाउंडेशन के सेंटर फॉर नेशनल डिफेंस के निदेशक हैं रॉबर्ट ग्रीनवे, जिनका यह कहना है कि चीन अपनी आर्थिक और सैन्य महत्वाकांक्षाओं के लिए मध्य पूर्व से सस्ता प्रतिबंधित तेल खरीदता है और ईरान इसके लिए एक अहम भागीदार है। जाहिर तौर पर दोस्तों, गिव एंड टेक का जमाना है, कूटनीति के इस जमाने में, जहां पर एक देश दूसरे देश के साथ में इसीलिए खड़ा होता है क्योंकि उसको दूसरे देश से कुछ फायदा होता है, दूसरे देश को भी उस देश से कुछ फायदा होता है। और इसीलिए चीन का ईरान के साथ में जो कुछ नफा और नुकसान का गुणा गणित है, जाहिर तौर पर उसे गलत कैसे ठहरा सकते हैं। कहा यह जाता है कि ये उड़ानें संभवतः ईरान की ओर से अपने महत्वपूर्ण संसाधनों, लोगों या सामरिक सामग्री को चीन की मदद से कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश हो सकती है। यानी कि चीन हर तरीके से ईरान को मदद दे रहा है। यहां आपको बताते चलें कि साल 2021 में तेहरान और बीजिंग ने 25 वर्षों के रणनीतिक सहयोगी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद बरांदी का कहना है कि एक साझेदारी अमेरिका को एक सीधे संदेश के लिए भी है कि जितनी कोशिश अमेरिका करेगा ईरान और चीन को अलग करने की, उतनी ही ये दोनों देश एक दूसरे के करीब आएंगे। इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध के चलते ईरान की सुरक्षा स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है इस रिपोर्ट में कि अब ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान स्थित अपना दूतावास अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेन वोंग ने एडलेड से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया, बल्कि ईरान में बिगड़ते हालात को देखते हुए लिया गया। जाहिर तौर पर अगर ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल क्लस्टर बम दाग रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल पर ईरान में वैसी ही तबाही मचा रहा है। इसलिए दुनिया के दूसरे हिस्सों के देशों का स्वाभाविक तौर पर चिंता करना बहुत ही स्वाभाविक है। सरकार ने सभी ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों और उनके परिजनों को ईरान से तत्काल सुरक्षित बाहर निकालने का आदेश दिया। वोंग के अनुसार ईरान में लगभग 2000 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और उनके परिजन मौजूद हैं जो देश छोड़ना चाहते हैं, जबकि 1200 अन्य इजराइल में हैं। ऑस्ट्रेलिया से पहले बुल्गारिया, चेक गणराज्य, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड भी अपने तेहरान स्थित दूतावासों को अस्थायी रूप से बंद कर चुके हैं। 20 जून को पूरे ईरान में इजराइल के खिलाफ इसी बीच में क्रोध और ईश्वरीय विजय के समर्थन में बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली जा रही हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी की ओर से साझा किए गए पोस्टर में इसे लोगों के गुस्से का विस्फोटक की तरफ बढ़ता हुआ बताया जा रहा है। ये रैलियां शुक्रवार की जुमे की नमाज के बाद आयोजित की गई, जो कि ईरान में न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक संदेश देना एक बड़ा मंच बना है। अब ये साफ नहीं है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी सार्वजनिक रूप से शामिल होंगे या नहीं, लेकिन इजराइल ने उनके खिलाफ जिस अंदाज में, जिस तरीके से कार्रवाई करने की शुरुआत की, ईरान की जनता अब सड़कों पर उतर रही है। इजराइल के अंदर भी बहुत सारे लोग इजराइल की इस कार्रवाई के खिलाफ हैं। अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग ईरान के सपोर्ट में खड़े होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर उत्तर कोरिया ने सीधे तौर पर जिस तरीके से ईरान का समर्थन किया, उससे मिडिल ईस्ट में एक नई शंका आशंकाओं के बीच में नए तौर पर नई दिशा देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर इजराइल अमेरिका के नजरिए से देखें तो इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ में अपने ताने बाने में लगे हुए हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरीके से पूरे हौसले फौलादी इरादे के साथ में ईरान इजराइल पर बमबारी कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 1 के साथ साथ अब क्लस्टर बम का प्रयोग कर रहा है, जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि ईरान
करो या मरो, ईरान इस स्थिति पर आ गया है कि या तो हम नहीं या तो तुम नहीं, हमेशा के लिए या तो हम तुम्हारी दादागिरी को खत्म कर देंगे या फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। और 20 जून को शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद इसकी झलक देखने को मिली, जब जनता ने सड़कों पर उतरकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ में जो हुंकार भरी। और ऐसे में नॉर्थ कोरिया का ईरान के सपोर्ट में आना, चीन और रशिया का सपोर्ट में आना, इस्लामिक देशों का सपोर्ट में आना, यह दर्शाता है कि साहब शायद इस बार अमेरिका वो नहीं कर पाए जो इराक के साथ किया था, इजराइल वो नहीं कर पाए जिसके लिए सोच रहा था। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया।